हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है संकल्प और मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने किडनी बीमारी और इसके सिम्पटम्स को लेकर बात की थी, तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज मैं किडनी बीमारी के कॉजेज़ मतलब कारण और उसके पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में ज़िक्र करूँगा। और इसमें मैं ये भी बोलूँगा कि मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा इलाज कैसे हुआ था स्टार्टिंग में। तो देखिए, किडनी बीमारी जो होती है उसके जनरली 4-5 कॉजेज़ होते हैं। उसमें से एक हो गया हाई बीपी होना। हाई बीपी अगर लगातार रहती है तो उससे किडनी खराब होती है। दूसरी हो गई डायबिटीज़, जिनको लंबा टाइम डायबिटीज़ रहता है उनकी भी किडनी खराब हो जाती है एक टाइम के बाद। तीसरी हो गई ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़, जो कि हमारे शरीर की प्रतिरोध क्षमता होती है वही खुद खराब करती है किडनी को। चौथी हो गई जेनेटिक डिजीज़ेज़, जेनेटिक मतलब जो आपके जनरेशन पुरखों से होती हुई आती है उसकी वजह से भी खराब होती है। और पाँचवीं हो गई पेन किलर्स और ऐसे कुछ दवाइयाँ लेना लगातार काफ़ी टाइम तक लेते रहना, जिससे वो किडनी को अफ़ेक्ट करती है और किडनी को ख़राब करती है। इसलिए ये डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि कभी भी पेन किलर्स लगातार ना लें। कभी भी आपको कहीं भी बॉडी में पेन हो तो आप ऐसे ही पेन किलर्स ना लेते रहें, क्योंकि पेन किलर्स लीवर के साथ-साथ किडनी को भी हानि पहुँचाती है। तो ये कुछ जनरल कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से किडनी ख़राब होती है। अभी बीमारी जो है, जो बीमारी की वजह से किडनी ख़राब हुई है, इसके बारे में पता लगेगा बायोप्सी के थ्रू, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो दोस्तों, अगर हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें, तो ट्रीटमेंट जो है वो किडनी बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर किडनी में कैंसर हुई है, तो उसी तरह से उसका इलाज होगा। अगर इन्फेक्शन, सिस्ट या पथरी हुई है, तो फिर उसका इलाज बीमारी के ऊपर ही निर्भर करेगा, जो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कैसे क्या करना है। लेकिन अगर किडनी पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, तो फिर 2 ही ऑप्शन बच जाते हैं पेशेंट के लिए। एक है डायलिसिस और दूसरी है किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस की अगर बात करें, तो डायलिसिस एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें एक मशीन जो होती है वो किडनी का काम करती है। लेकिन ध्यान रखिए कि वो पूरी तरीके से किडनी का पूरा काम नहीं कर पाती है। किडनी का कुछ काम जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो करके देती है। जैसे किडनी का जो काम होता है वो होता है यूरिन बनाना, मतलब ब्लड से और बॉडी से पूरा पानी निकालना। ब्लड से इम्पोर्टेंट जो केमिकल है उसको रखना और गंदगी को बाहर निकालना। लेकिन डायलिसिस में ऐसा नहीं होता। डायलिसिस में बॉडी की जो भी ब्लड में जो भी रहता है सब वो फ़िल्टर करके निकाल दिया जाता है। डायलिसिस को अच्छी तरह जानेंगे किसी और वीडियो में। दूसरा जो ऑप्शन होता है वो है किडनी ट्रांसप्लांट, जिसमें ये होता है कि अगर आपके फैमिली रिलेटिव में कोई डोनर है, मतलब जो किडनी देने योग्य है, तो वो पेशेंट को किडनी दे सकता है, जिसको हम किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। और फिर वो पेशेंट फिर से नॉर्मल लाइफ जी पाएगा। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस होती है, जैसे कि लगातार और लाइफ टाइम मेडिसिन खाना होता है और साथ में इन्फेक्शन का ध्यान रखना होता है कि इन्फेक्शन ना हो, और बहुत ही साफ-सुथरा और स्वच्छ तरीके से रखना होता है। इसमें थोड़ा खर्चा भी है, क्योंकि मेडिसिन्स चलेंगे और साथ में रेगुलर ट्रीटमेंट और रेगुलर चेकअप में रहना होता है। तो यही 2 ऑप्शंस जो है ये हमारे पास है जब किसी की किडनी पूरी तरीके से फेल हो जाए। जैसे कि मेरी भी अभी किडनी पूरी तरीके से फेल है। फिलहाल मेरा कोई डोनर नहीं है, इसकी वजह से मेरी डायलिसिस चल रही है। So dialysis is not a permanent solution, but it is only a method to keep you alive until आपका ट्रांसप्लांट हो जाए। तो दोस्तों, मैं अपनी बीमारी की हिस्ट्री के बारे में आपको बताता हूँ। यही कि मेरा बीमारी कैसे हुआ, मुझे क्या-क्या सिम्पटम्स हुए थे और मेरा इलाज कहाँ चला था। ये है 2009 की बात। जब मैं शायद 16-17 साल का था, तब मैं 11वीं में पढ़ा था। उस वक़्त ऐसा हुआ कि मेरे पैरों में, मुँह में सूजन आ गई थी, पूरा चेहरा फीका पड़ गया था और मुझे उल्टियाँ हो रही थी और पेशाब में झाग आ रही थी। ये मेरे बिल्कुल कॉमन सिम्पटम्स थे। सबसे डरावना था कि स्वेलिंग हो गई थी और स्वेलिंग 3-4 दिन से कम नहीं हो रही थी। इसके बाद हम लोकल हॉस्पिटल में गए, उन्होंने मेरा हीमोग्लोबिन चेक किया तो वो बहुत ही कम आया। तो फिर हम किसी अच्छे एमडी डॉक्टर के पास गए। एमडी डॉक्टर ने मेरा खून का जाँच किया, किडनी का फंक्शन टेस्ट किया, एलएफटी किया, फिर सीबीसी वगैरह किया। तो उसमें पता चला कि मेरा क्रिएटिनिन जो है वो साढ़े 3-4 के लगभग था, यूरिया 80 प्लस था और यूरिन का भी टेस्ट किया था, उसमें भी यूरिन की रिपोर्ट खराब आई थी। तो जो डॉक्टर था वो एक डायबिटीज़ वाला एमडी था, तो उसने मुझे कहा कि आप एक नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाओ, क्योंकि आपकी किडनी में दिक्कत है। तो हम फिर एक नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाएँ, जो कि किडनी का डॉक्टर होते हैं। उसने मेरा दोबारा से खून की जाँच की, सीबीसी, एलएफटी, आरएफटी जो-जो ज़रूरतें थी और साथ में यूरिन का भी टेस्ट किया और एक अल्ट्रासाउंड भी उसने किया। तो फिर जब रिपोर्ट दिखा तो रिपोर्ट बिल्कुल मतलब होश उड़ा देने वाली थी, रिपोर्ट्स बिल्कुल ख़राब आ चुकी थी। मेरी क्रिएटिन जो थी वो 4.5 लगभग हो गया था, यूरिया भी काफ़ी बढ़ा हुआ था। बीपी मेरा 180-200 लगभग चल रहा था ऊपर और खून भी काफ़ी कम हुआ था, अल्ट्रासाउंड में भी रिपोर्ट सही नहीं आई थी। तो उस डॉक्टर ने मुझे कहा कि देखो, आपकी जो दोनों किडनियाँ हैं वो 60% से अब खराब हो चुकी हैं।
आप जितना जल्दी हो सके बाहर चले जाओ और अपने किडनी का इलाज किसी बड़े अस्पताल में करवाओ, जिससे जो भी किडनी बची है, उससे आप मतलब जो किडनी बची हुई है, उसको हम बचा सकें या उसको आगे से सही रह सके। तो इसके बाद क्या हुआ कि मुझे स्ट्रिक्ट डाइट में भी रखा गया था, जिसको मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। शॉर्ट में बता देते हैं कि एक मतलब नमक बिल्कुल कम कर दिया गया था, पानी भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड था। ये एक कंसेप्शन होता है कि अगर किडनी खराब है तो ज़्यादा पानी पीना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर किडनी खराब है तो कम पानी पीना का मतलब जितना कम हो सके उतना कम फ्लूइड लेना चाहिए। उसके बाद हम क्या किए कि अपने आस-पड़ोस के रिकमेंडेशन से हम चले गए सीएमसी वेल्लोर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, जो शायद आप लोगों को पता होगा, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स है हमारे इंडिया में। तो वहाँ पे जाने के बाद हमने एक नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया। उस नेफ्रोलॉजिस्ट ने सबसे फर्स्ट में ही मेरा बायोप्सी किया। बायोप्सी में एक बीमारी पकड़ में आई, जिस बीमारी का नाम है और जो बीमारी अभी मुझे है वो है आईजीए नेफ्रोपैथी। शॉर्ट में बता दूँ, आईजीए एक इम्यूनोग्लोबिन ए जिसको कहते हैं, वो एक एंटीबॉडी होती है हमारे बॉडी में। तो ये जो एंटीबॉडी है ये हुआ खुद किडनी को ख़राब कर रही थी। तो ये एक इम्यून प्रॉब्लम मतलब इम्यून सिस्टम में डिफेक्ट होने की वजह से इम्यूनिटी प्रॉब्लम है। ऑटोइम्यून डिज़ीज़ भी कह सकते हैं इसको। तो इस वजह से मेरी किडनीज़ ख़राब हो रही थी। तो इसका इलाज क्या था? इसके इलाज के लिए डॉक्टर ने इम्यूनो सप्रेशंस दवाएँ दी थी। ये स्पेशल क्लास ऑफ मेडिकेशंस है। इसके बारे में भी मैं एक अलग वीडियो में बताऊँगा जब दवाइयों का टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो इम्यूनो सप्रेशन के साथ-साथ उन्होंने स्टेरॉइड दिया था और बीपी कंट्रोल करने की दवाइयाँ दी थी। ये दवाइयाँ के साथ मुझे घर भेजा गया और ये दवाइयाँ मेरी 2 ढाई साल तक चली, मतलब 2009 से लेकर 2011 तक चली। 2 साल तक मैं ठीक-ठाक रहा, मेरा क्रिएटिन कम हुआ, यूरिया भी कम हुआ, यूरिन प्रोटीन भी कम हुआ लेकिन अंडर कंट्रोल में जो नॉर्मल रेंज है उसमें नहीं आया। जिसके वजह से 2 ढाई साल बाद मेरी क्रिएटिन, यूरिया सब कुछ बढ़ने लगी और मेरा तबीयत खराब होना स्टार्ट हुआ और उसके बाद मेरी दोनों किडनियाँ खराब हो गई और फिर मुझे डायलिसिस में जाना पड़ा। तो दोस्तों ये मेरी कॉज़ और ट्रीटमेंट जो था ये शॉर्ट में 2011 तक इतना ही था। तो इसमें एक बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर किडनी 70-80% से ऊपर डैमेज हो जाती है, तो फिर उसका कोई इलाज नहीं होता है। पेशेंट का किडनी इवेंचुअली फुली तरीके से फ़ेल हो जाता है और फिर पेशेंट को डायलिसिस में जाना होता है। मेरी जो बीमारी थी आईजीए नेफ्रोपैथी, इसका कोई इलाज नहीं है। ये एक स्लोली प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है। किसी को 10 साल लग जाते हैं, किसी को 12 साल भी, किसी को 5 साल में भी खराब हो जाता है, किसी का 2-3 साल में भी ये प्रोग्रेस होके खराब हो जाता है। जैसे कि मेरे केस में हुआ ये। और ये बीमारी का कोई परमानेंट इलाज इस दुनिया में क्या कहीं नहीं है ग्लोबली। तो इसके लिए बस वो इम्यून सप्रेशंस जो इसको स्लो डाउन कर देते हैं कुछ वक़्त के लिए, लेकिन बीमारी जब बढ़ जाता है तो कुछ कर नहीं सकते। तो दोस्तों ये मेरा कहानी था, जब तक मेरा ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, तब तक ऐसे ही चल रहा था ये, तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया। आगे की वीडियोज़ में हम एक्सप्लोर करेंगे कि डाइट क्या लेना होता है, दवाइयों के बारे में बात करेंगे, डायलिसिस के बारे में बात करेंगे, ट्रांसप्लांट मेरा कैसे हुआ, ट्रांसप्लांट में कितना खर्चा आया और ट्रांसप्लांट के बाद कैसे मैनेज किया, सब कुछ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आगे मेरे साथ बने रहिएगा आगे वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ। नमस्कार।